नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपना तीसरा अध्याय पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, जिसकी संपूर्ण वीडियो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन हमारे अतीत भाग 2 के चौथे अध्याय मुगल साम्राज्य की बातचीत करेंगे। तो चलो, अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। तो मुगलों ने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर पहला अधिकार हुआ था, तो वो जानकारी अपन पिछले अध्याय में देख चुके। इस अध्याय में अपन आगे पढ़ेंगे। चलो, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। किसने? मुगलों ने। कौन सी सदी? 16वीं सदी। तो ध्यान रखें, 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 16वीं सदी के मध्य से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते। देखो, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो महत्वपूर्ण शहर है ये 16वीं सदी में बना। ठीक है। और अगर अपन बात करें दिल्ली की, अगर स्थायित्व की बात करें, दिल्ली कब प्रचलन में आई, तो दिल्ली जो प्रचलन में आया था वो आया था 12वीं सदी में। और दिल्ली जो सल्तनत है वो कब बनी थी? 13वीं सदी में। 13वीं सदी दिल्ली सल्तनत के रूप में उभरने लगा। 13वीं सदी में दिल्ली जो है वो सल्तनत के रूप में उभरने लगा। 12वीं सदी में दिल्ली की स्थापना हो गई थी। लगभग ऐसे माना जाना लगा कि दिल्ली पर प्रथम राज्य यानी तोमर राजवंशों का इसके ऊपर सबसे पहले अधिकार हुआ था, और उसके अंदर अनंगपाल की बात की थी अपन ने। और 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाने लगा। और 16वीं सदी के अंदर बात करें तो दिल्ली का विस्तार जो है, दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू करते हैं कौन? मुगल। ठीक है। और लगभग 17वीं शताब्दी तक उन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर जो भी राष्ट्र का संबोधन करते हैं, जो लाल किला से जो संबोधन करते हैं, वो उनकी दी हुई चीज़ है। ठीक है ना। ये देखो, ये लाल किला है, यहाँ से संबोधन होता है, तो ये जो है वो मुगलों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। इसका जो निर्माण है, वो मुगल काल में किया गया, जैसा कि आप अपनी किताब के अंदर चित्र में देख सकते हो। इसका जो निर्माण है वो मुगल काल में किया गया। ठीक है। आगे देखो, मुगल कौन थे? अब सबसे बड़ा प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि मुगल थे कौन। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और पिता की ओर से मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान। अब देखो, जो मुगल थे वो चंगेज खान की औलाद मानी जाती है। कहने का मतलब ऐसे माना जाता है कि चंगेज खान के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी बने थे, जैसा कि अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में चंगेज खान के आक्रमण अधिक हुए थे। ठीक है ना। बारी बारी पर उनको आक्रमण झेलना पड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो बढ़िया अच्छी तरीके से उसके आक्रमणों का सामना किया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक
इतने अच्छे तरीके से उनके आक्रमणों का सामना नहीं कर पाया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे निकल के आया था कि आखिर मुगल है कौन। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला है माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। तो ये जो वंशज है, इनकी मम्मी जो थी, माता जो चीन से थी, और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु उसके तरफ से थी। और पिता की ओर से बात करें तो ये ईरान, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। तो ये दो वंशों के थे, एक तो मंगोल और दूसरे तुर्की के तैमूर की, ठीक है। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ध्यान रखना, मुगल जो है वो अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, क्योंकि जो चंगेज खान था वो बड़ा क्रूर आदमी था। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। दूसरी तरफ जो मुगल थे वो तैमूर का वंशज होने पर गर्व का महसूस अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ध्यान रखना, तैमूर ने 1398 के ऊपर दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। तो जो मुगल है वो तैमूर को अपना पूर्वज मानने में काफ़ी यूँ ललायित रहते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा समर्थन देते हैं। लेकिन वो चंगेज़ खान को इतना ज़्यादा समर्थन नहीं देते, क्योंकि चंगेज़ खान एक नरसंहार से संबंधित व्यक्ति था, और उसने बहुत सी चीज़ें जो थी वो उसने गलत तरीके से की थी, तो उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मुगल है, जो क्या करते हैं, अपने महान पूर्वज के रूप में तैमूर को अपना समर्थन देते हैं। यह चित्र दिखता है मुगल का। तो देखो चित्र 2, तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है, यानी मिनिएचर है। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने और उनका पुत्र मिरिन शाह। किसका पुत्र है? इसका पुत्र। किसका पुत्र है? तैमूर का पुत्र है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदद्दा था। उसके बाद में अब्बू सैद बाबर के दादा थे, और तैमूर की बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर के परदादा थे, और उसके बाद में उमर शेख बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसकी दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ये पूरा खानदान, ये कौन है? ये सारे के सारे तैमूर है। ये पूरे उनके खानदान की पिक्चर है कि तैमूर के बाद में इसके पास में कौन है? उसके दाहिने और जो है वो उसका पुत्र मिहिर शाह, जो कि मुगल सम्राट बाबर का लड़कदद्दा था, और उसके बाद में अबू शेख, जो बाबर के दादा हैं। उसके बाद में तैमूर के बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर के परदादा है। उसके बाद में उमर शेख बाबर के पिता है। फिर तैमूर की दाहिनी और तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे जो बैठे हैं वो बाबर, अकबर और शाहजहां है, और उसके दाईं और उसी क्रम में बैठे हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ये चल तीसरे चौथे, फिर इधर ये, ठीक है ना। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, और चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखना, जो तैमूर जो था वो अपनी वंशावली का जो प्रदर्शन करता था वो चित्र बनवा कर करता था, और उसने प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो ध्यान रखना, इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक कौन है जो अपनी वंशावली का जो प्रदर्शन है वो चित्र बनवा करके करता है? तो आपका तैमूर, ठीक है। अब है मुगल सैन्य अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम मुगल शासक बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन है? बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेकर 1530 तक ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल और केवल 12 वर्ष थी, जो कि आपके तीसरे अध्याय में पूछी गई थी, ठीक है।
मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा वापस देखना है। कौन है? बाबर है। ये यहाँ पे बाबर है। बाबर जो था वो परगना एक राज्य पड़ता है, वहाँ पे अपना उत्तराधिकार हासिल करता है। ठीक है, 1494 में। कहाँ पे? फरगना पे। तो ये फरगना है और इस फरगना में जब इसने हासिल किया उत्तराधिकार, यानी अपने बाप के मरने के बाद में शासक बना, तो इसकी जो उम्र थी वो 12 वर्ष थी। लेकिन मंगोलों की एक दूसरी शाखा थी जिसका नाम था उज़्बेक। इस उज़्बेक ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसको यहाँ से भगा दिया। किसको? बाबर को यहाँ से भगा दिया और उज़्बेकों ने यहाँ पे आक्रमण करके शासन शुरू किया। ठीक है, और राजगद्दी छोड़ने के बाद में ये जो अपना बाबर है वो अलग अलग जगहों पे भटकता रहा। अंततः इसको एक जीत मिली 1504 में। 1504 में कहाँ पे? काबुल पे। काबुल पे इसने कब्जा किया। काबुल पे कब्जा करने के बाद में इसने वापस दिल्ली की तरफ मुंडा किया और दिल्ली की तरफ गए और 1526 के अंदर इन्होंने एक पानीपत का युद्ध लड़ा और 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध लड़के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा स्थापित कर दिया। कौन? बाबर। तो दो चीज़ इसके बारे में ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई। तालिका में मुगल के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों को अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिकरण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया? ये देखो चित्र 4, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो 16वीं सदी के अंदर जितने भी युद्ध हुए उसके अंदर तोप और गोलाबारी का पहली बार उपयोग किया गया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से उपयोग किया और जो पहली लड़ाई जो थी वो 1526 के अंदर हुई। और मुगल फौज का अभियान, ये देखो मुगल फौज का अभियान इस तरीके से, हाथी पे बैठे हुए लोग, फिर घोड़े, फिर ये पैदल सैनिक चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे तोपों का प्रयोग। आगे चल दें। मुगल सम्राट और प्रमुख अभियान देखो। मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 तक। देखो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने हराया। और 1527 के अंदर खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। कब? 1527 में तो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, तो ये चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। इसने मरने से पहले दिल्ली और आगरा के अंदर अपना मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद में आता है हुमायूं, बाबर का बेटा। और हुमायूं क्या करता है? हुमायूं 1530 से लेके 1540 और उसके बाद में 1555 और 56 में वापस शासक बनता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। ठीक है ना। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। ठीक है ना। किसने हराया? शेर खान ने। 1539 में चौसा के युद्ध में हराया और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। 1539 और 1540 में हरा दिया तो ये यहाँ से भाग गया। ठीक है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली
और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष ही इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके ऊपर इमारत गिर गई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में जो आता है वो आता है अकबर। ठीक है, 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। कहीं 13 वर्ष मिलता है, कहीं 12 वर्ष मिलता है। ठीक है, इसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1526 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बहरम खान, 3 अवधियों में डिफेंड किया जाता है। 1526 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक कौन, बहरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों के निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इसने कब्जा किया। तो 1568 के अंदर इसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर और 1559 के अंदर इसने रणथंभौर के ऊपर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध इसने सैनिक अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने उन्हें और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। आपने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया था। ठीक है ना, आगे देखो। उसके बाद में आता है जहांगीर, 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिखों, ओहोमो और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, तो ध्यान रखना खुर्रम किसका नाम था, शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और उसको नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया लेकिन जो कि बिल्कुल असफल रहे। अब बात करते हैं शाहजहां की। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और परास्त हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर मुगलों के राज्य में मिल गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिक्को समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो इनका जगह बेटा होता हुए आपस में लड़ा और अब इन्हें शाहजहां ले जाकर जेल में टेक दियो। और ये इसके 3 भाई थे, उनको भी औरंगजेब ने मौत की घाट उतार दिया, दारा सिक्को और उसके 3 भाई जो थे उनको। ठीक है, आगे देखो। औरंगजेब 1663 में उत्तर पूर्वी में ओहोमो की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जही और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी
आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। तो ध्यान रखना, राजकुमार अकबर ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का हिस्सा मिला और वो भाग गए। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठे जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनतामियों और उत्तर पूर्व में कोहोमों और दक्कन मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। तो ये उसके उत्तराधिकार को लेकर होने वाला लफड़ा था। मानचित्र 1, इसके अंदर देखो अरब का अकबर का शासन 1605 के अंदर। 1605 में अकबर कहाँ का शासन कर रहा है, वो सारी चीजें इस मैप पे दी हुई। जैसे कि कंधार, काबुल, श्रीनगर, लाहौर, अंबर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, मथुरा, ये सारी चीज़ें, पटना, यहाँ पे सब जगह। ठीक है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में शहादत यानी मुगलों और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, जो कि तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहादत? शहादत का मतलब सगा संबंधी, ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है पिता के बाद में वही शासक पर बैठेगा जो सबसे बड़ी उम्र में हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें पढ़ी, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अध्याय में।